दोस्तों 1875 यानी 1875 के आसपास की बात है। अविभाजित भारत में लाहौर और मुल्तान के बीच ना करीब 100 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हाँ, और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए इंजीनियर्स को बेस बनाने के लिए लाखों पक्की ईंटों की जरूरत थी। सही बात है। तो तभी क्या हुआ, उन्हें पास ही में खंडरों का एक बहुत बड़ा टीला मिल गया, जिसे उन्होंने खजाना समझ लिया था। बिल्कुल। वहां से उन्होंने हजारों ईंटें निकाली और चुपचाप अपनी रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। काम पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि वो कोई आम ईंटें नहीं थीं। अरे वो करीब 4500 यानी 4500 साल पुरानी एक महान सभ्यता की पक्की ईंटें थी। एकदम सही। मतलब सोचकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जरा इस बात की गहराई को तो समझिए। उस वक्त की आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग का लेवल कितना एडवांस रहा होगा। ईंटें कितनी मजबूत रही होंगी। जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद भी नहीं टूटी। एग्जैक्टली। आजादी से पहले के भारी भरकम रेलवे ट्रैक और उस पर दौड़ने वाली ट्रेन्स का वजन सहने के लिए वो ईंटें बिल्कुल तैयार थीं। आज हम कंक्रीट की लाइफ 50-100 साल मानते हैं, पर वो लोग तो हजारों साल पहले ही सिविल इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। आज हम बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के बारे में, जो हमारी सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यता पर आधारित है। और इस डीप डाइव में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि समझेंगे कि इस सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, उनकी कृषि टेक्निक क्या थी। हाँ, और उनके बारीक शिल्प उत्पादन, दूर दूर देशों के साथ उनका व्यापार, और आखिरकार इतने बड़े साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, ये सब डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विभूति एकेडमी में। यहाँ चैप्टर को इतना गहरा और आसान तरीके से पढ़ाया जाता है कि किसी और कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, सब कुछ नोट करने के लिए मजा आने वाला है। सबसे पहले इसके कालखंड यानी टाइमलाइन और भूगोल को क्लियर करते हैं। देखिए, अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इसे रातों रात खड़ा हुआ कोई चमत्कार नहीं समझना चाहिए। इसे मुख्य रूप से 3 कालखंडों में देखा जाता है। सबसे पहला है आरंभिक चरण, जो 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक चला। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट परिपक्व या शहरी चरण, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था। और अंत में उत्तर चरण, जो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा। ध्यान रखिए दोस्तों, एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इसी परिपक्व चरण से आते हैं, यानी 2600 से 1900 बीसी तक। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये लोग अचानक से शहर बनाकर रहने लगे थे? अरे बिल्कुल नहीं। इसको ऐसे समझिए जैसे आज का कोई छोटा सा गांव धीरे धीरे विकसित होकर एक स्मार्ट सिटी बन जाता है। अच्छा, मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस था। हाँ, 6000 साल पूर्व के जो कृषक समुदाय थे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ। उन्होंने खेती के नए तरीके खोजे, सरप्लस अनाज उगाना शुरू किया। अब जब पेट भरा होता है तभी इंसान व्यापार और टेक्निक के बारे में सोचता है ना? पॉइंट है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें दोस्तों, तो अब तक इस सभ्यता के 2000 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, जो आज के हरियाणा में है। इसके अलावा मोहिंजोदारो, हड़प्पा और गुजरात का धुलावेरा भी इसके प्रमुख केंद्र थे। अब यहाँ से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने विशाल शहरों को, जहाँ हजारों लोग रहते थे, वहाँ लोगों को सस्टेन करने के लिए खाना कहाँ से आता था? इनके पास तो आज की तरह कोई ट्रैक्टर या केमिकल फर्टिलाइजर थे नहीं। सही सवाल है। यहीं पर इनकी साइंटिफिक सोच नजर आती है। आर्कियोबॉटनिस्ट ने जो जले हुए अनाज के दाने खोजे हैं, उनसे पता चलता है कि इनके भोजन में गेहूं, जौ, दालें और सफेद चना शामिल थे। और मैंने पढ़ा है कि गुजरात वाले स्थलों से तो बाजरे के दाने भी मिले हैं। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही। और जानवरों की हड्डियों से पता चलता है कि भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पाले जाते थे। लेकिन जानते हैं, असली चमत्कार इनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में था। हाँ, यही पॉइंट मैं उठाने वाली थी। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जवाब है राजस्थान का कालीबंगन। पर इस खेत में ऐसा क्या खास था? अब देखिए, कालीबंगन के उस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री के राइट एंगल पर काटते हुए मिले हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि वो एक ही खेत में एक साथ 2 अलग-अलग फसलें उगाना जानते थे, जिसे आज हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अरे वाह! उदाहरण के लिए, एक कतार में लंबी फसल और दूसरी में छोटी फसल। इससे मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स का सही इस्तेमाल होता था और पैदावार बढ़ जाती थी। कमाल की बात है। मतलब
मल्टी क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट ये लोग 4500 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। और ये खेत जोतने के लिए हल किस चीज के थे? चोलिस्तान और हरियाणा के बनावली से मिट्टी के बने हल के मॉडल मिले हैं, यानी प्रतिरूप, जिससे क्लियर होता है कि खेतों की जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल होता था। एक सेकेंड, मान लिया कि खेत जोत लिए, लेकिन खेती के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी। और ये सभ्यता जिस इलाके में थी वहां तो बारिश वैसे भी कम होती थी, तो बिना मॉडर्न मोटर पंप के सिंचाई कैसे होती थी? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसके लिए हमें इनके वाटर मैनेजमेंट को देखना होगा। अफगानिस्तान में एक जगह है शोरटूगाई, वहां से नहरों यानी केनाल्स के साक्ष्य मिले हैं। मतलब नदियों का पानी मोड़कर खेतों तक लाया जाता था? हाँ बिल्कुल, लेकिन इससे भी बेहतरीन इंजीनियरिंग दिखती है गुजरात के धौलावीरा में। वहां से विशाल जलाशयों यानी रिजर्वॉयर्स के साक्ष्य मिले हैं। जलाशयों का मतलब बड़े बड़े तालाब या डैम्स? एग्जैक्टली। धौलावीरा एक सूखे इलाके में था जहां पानी की भारी कमी थी, इसलिए उन्होंने पत्थर काटकर बड़े बड़े टैंक बनाए ताकि बारिश के पानी का संचयन किया जा सके, जिसे आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये एग्जाम में पक्का आएगा दोस्तों, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। नहरें मिली हैं शोरटूगाई में और जलाशय मिले हैं धौलावीरा में। सही। अब जब इनके पास इतना बेहतरीन कृषि मॉडल था तो जाहिर है इनके पास सोचने और निर्माण करने का बहुत समय था। तो चलिए अब बात करते हैं उस आर्किटेक्चर की जिसकी ईंटों ने उस रेलवे ट्रैक का वजन उठा लिया था, इनका नगर नियोजन। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान है। मोहेंजोदारो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप उस शहर का नक्शा देखेंगे ना तो पाएंगे कि शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक दुर्ग और एक निचला शहर, राइट? सही कहा। पहला हिस्सा था दुर्ग, जो आकार में छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और दूसरा था निचला शहर, जो बहुत बड़ा था और जहां आम लोग रहते थे। तो ये दुर्ग ऊंचाई पर क्यों था? क्या वहां राजा रहते थे? शासक कौन था इस पर हम आगे डीपली बात करेंगे, लेकिन दुर्ग ऊंचाई पर इसलिए था क्योंकि उसकी इमारतें कच्ची ईंटों के ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई थीं। अच्छा, शायद बाहर से बचने के लिए या फिर इसे एक वीआईपी जोन बनाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करती हैं यहाँ की ईंटें। वो कोई सामान्य ईंटें नहीं थीं। हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने नोट्स में देखा है कि उन ईंटों का एक फिक्स अनुपात होता था, 4:2:1, यानी 4.2.1। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, पर प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? ये रेशो इतना जरूरी क्यों है? यही तो इनकी इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक है। ये 4.2.1 का रेशियो ईंटों को आपस में इंटरलॉक करने के लिए सबसे परफेक्ट डिजाइन है। ओह, इंटरलॉकिंग। हाँ, आज के सिविल इंजीनियर्स भी मानते हैं कि इस रेशियो की ईंटों से जब इंग्लिश बॉन्ड तरीके से दीवार चुनी जाती है तो वो भूकंप और बाढ़ के झटकों को भी आसानी से सह सकती है। अरे वाह, इसीलिए वो रेलवे ट्रैक के नीचे भी नहीं टूटी। एग्जैक्टली। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डिंग कोड था जो हजारों किलोमीटर में फैले हर शहर में सख्ती से लागू था। मान गए इनकी टेक्निक को दोस्तों। और निचले शहर की बात करें तो वहां के आवासीय भवनों में एक बहुत गहरी बात छुपी है। मैंने पढ़ा कि उनके घरों के ग्राउंड फ्लोर की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी और मेन गेट से अंदर के आंगन का सीधा नजारा भी नहीं दिखता था। ऐसा क्यों था? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो है प्राइवेसी यानी एकांतता। वो लोग अपनी फैमिली लाइफ को बाहरी शोर शराबे और नज़ारों से दूर रखना चाहते थे। समझ गई। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है क्लाइमेट कंट्रोल। उस इलाके में बहुत तेज धूल भरी आंधियां चलती थीं और गर्मियां बहुत कठोर होती थीं। बाहर की तरफ खिड़कियां ना होने से गर्म हवा और धूल घर के अंदर नहीं आती थी। वाओ, स्मार्ट। हाँ, घरों का डिजाइन ऐसा था कि बीच में एक खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे। आंगन से ही रोशनी और ताज़ी हवा पूरे घर में वेंटिलेट होती थी। क्या बात है! मतलब बिना एसी के घर को ठंडा रखने का सॉलिड डिजाइन, और वो विशाल स्नानागार जिसके बारे में सब बात करते हैं, द ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार मोहेंजोदारो के दुर्ग पर मिला है। यह पक्की ईंटों से बना एक बड़ा आयताकार कुंड था। इसके डिजाइन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों को जिप्सम के गाड़े से जोड़ा गया था और दामर यानी बिटुमिन की परत चढ़ाई गई थी। यानी 4500 साल पहले पूरी तरह से वाटरप्रूफिंग। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, विशाल स्नानागार मोहेंजोदारो के दुर्ग का हिस्सा था। ये एग्जाम में पक्का आएगा। बिल्कुल। और इसके चारों तरफ कमरे थे और पानी निकालने के लिए नालियों का एकदम सटीक स्लोप था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प उत्पादन और कच्चे माल की तरफ।
यहाँ पर ना चन्हूदारों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या हुआ? देखिए, चन्हूदारो केवल 7 हेक्टेयर की एक बहुत छोटी सी बस्ती थी, एक तरह से बस कुछ फुटबॉल मैदानों के बराबर, लेकिन फिर भी इसे इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। इतनी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी सभ्यता की जरूरतें कैसे पूरी होती थी? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। देखिए, चन्हूदारों को आप एक रिहायशी इलाका मत मानिए, इसे आज के जमाने का एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल एस्टेट समझिए। अच्छा। हाँ, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते थे, शिल्प उत्पादन। यहाँ मनके यानी बीड्स बनाए जाते थे, शंख की कताई होती थी, मोहरें बनती थी और बाट यानी वेट्स बनाए जाते थे। और ये मनके बनाना भी कोई आसान काम थोड़ी था, इसके लिए कार्निलियन नाम के सुंदर लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल होता था, है ना? बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि कार्निलियन पत्थर नेचुरली लाल नहीं होता, ये पीले रंग का कच्चा माल होता था। है सच में? हाँ, चन्हूदारों के कारीगर इस पीले पत्थर और उसके उत्पादन के हर स्टेप को आग में पकाते थे, तब जाकर वो चमकदार लाल रंग निखर कर आता था। उसके बाद पत्थर को छीलना, आकार देना, घिसना, पॉलिश करना और आखिर में छेद करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। और शंख की जो चूड़ियां पहनते थे, वो शंख कहाँ से आता था? शंख के लिए उन्होंने समुद्र तट के पास अपनी बस्तियां बसाई थीं, नागेश्वर और बालाकोट। ये दोनों जगहें शंख की कटाई और उससे चूड़ियां या करछियां बनाने के लिए मशहूर थीं। तांबे और सोने के लिए भी तो इनका नेटवर्क बहुत फैला हुआ था ना? एकदम क्लियर कर दीजिए दोस्तों के लिए। बिल्कुल, कच्चे माल के लिए ये लोग राजस्थान के खेतरी अंचल में अभियान भेजते थे। खेतरी में तांबे की बहुत भारी खदानें थी, वहां के लोकल लोगों से ये कांटेक्ट बनाते थे। और इस कल्चर को क्या कहते थे? आर्कियोलॉजिस्ट ने उस खेतरी कल्चर को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, और सोने के लिए ये लोग दक्षिण भारत, संभवतः कर्नाटक तक जाते थे। ये तो हो गया देश के अंदर का व्यापार, लेकिन दोस्तों, एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसा था? क्या ये लोग भारत के बाहर भी बिजनेस करते थे? बिल्कुल करते थे, और इसे हम दुनिया का पहला ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। ओमान, जो अरब प्रायद्वीप में है, वहां से तांबा लाया जाता था। इसका प्रूफ क्या है? इसका पक्का प्रूफ ये है कि ओमानी तांबे और हड़प्पा के तांबे की वस्तुओं दोनों में रासायनिक रूप से निकल के अंश मिले हैं, मतलब दोनों का सोर्स एक ही खदान थी। और ओमान में हड़प्पा का एक बड़ा मर्तबान यानी जार भी मिला है, जिस पर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ी है ताकि अंदर रखा लिक्विड बाहर ना रिसे। ओमान तो ठीक है, लेकिन जो मेसोपोटामिया है, जिसे आज हम इराक कहते हैं, वहां के लेखों से भी तो बहुत कुछ पता चलता है ना? एग्जैक्टली। मेसोपोटामिया के लेखों में इस क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का अर्थ है नाविकों का देश, यानी लैंड ऑफ सीफेरर्स। नाविकों का देश? एक सेकंड, मतलब इनके पास बड़े बड़े समुद्री जहाज भी थे? हाँ बिल्कुल, इनकी मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र मिले हैं। मेसोपोटामिया के एक मिथ में लिखा है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ये हाजा पक्षी क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि यह हाजा पक्षी मोर था, जो भारतीय उपमहाद्वीप से वहां ले जाया गया था। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा से आने वाले कार्निलियन, लजवार्द मणि, तांबे और सोने का भी क्लियर वर्णन है। ये मेलुहा वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है दोस्तों, इसे तो एग्जाम के लिए पक्का याद रखिएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो मेरे दिमाग में शुरू से घूम रहा है। कैसा सवाल? देखिए, इतना बेहतरीन नगर नियोजन, ईंटों का फिक्स रेशो, दूर देशों से व्यापार और इतनी कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम, ये सब बिना किसी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार के कैसे चल सकता है? आखिर मैनेजमेंट कौन कर रहा था? यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है। इनकी मोहरें देखिए, जो मुख्य रूप से सेल खड़ी यानी स्टेटाइट पत्थर से बनती थीं। उन पर जानवरों के चित्र हैं और एक लिपि है। लेकिन दुख की बात यह है कि उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका है। हाँ, और इनके बाटों यानी वेट्स की प्रणाली तो मुझे एकदम हैरान कर देती है। जो बाट वो लोग तौलने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो चर्ट नामक पत्थर से बनते थे और घनाकार यानी क्यूबिकल होते थे। उनके निचले मापदंड द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम को फॉलो करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 12,800 तक। एक मिनट, बाइनरी सिस्टम जो आज हमारी मॉडर्न कंप्यूटर की भाषा है, इसका इस्तेमाल तौलने के लिए क्यों किया गया? इसके पीछे बहुत ही सॉलिड लॉजिक है। जब आप तराजू का इस्तेमाल करते हैं ना, तो किसी चीज को आधा करना सबसे आसान होता है। एक का आधा, आधे का आधा।
इसीलिए 1, 2, 4, 8 का रेशियो तौलने के लिए सबसे सटीक और फूल प्रूफ तरीका था। ओह, पूरी सभ्यता में बाटों का एक ही स्टैंडर्ड था। कोई भी व्यापारी किसी को धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन एक बात बताइए, इन नियमों को लागू कौन करवाता था? कोई राजा तो होगा ना? मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग का नाम दिया गया है। लेकिन असल में पुरातत्वविदों में इस बात पर बहुत लंबी बहस है। कुछ कहते हैं कि वहां कोई शासक नहीं था, समाज में सब बराबर थे। अच्छा। और कुछ कहते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा इन सबके अलग अलग राजा थे। लेकिन अगर अलग अलग राजा थे तो हजारों किलोमीटर दूर भी ईंटों का साइज 4.2.1 कैसे हो गया? बाटों का सिस्टम एक कैसे हो गया? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सही पकड़ा आपने। यही कारण है कि तीसरे ग्रुप के पुरातत्वविद मानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र एक ही विशाल राज्य था। एक मजबूत केंद्रीय सत्ता थी जो ये तय करती थी कि बस्तियां कहाँ बसेंगी, ईंटों का साइज क्या होगा और कौन सा शहर क्या बनाएगा। जो भी था, इनका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट और सिस्टमैटिक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 1900 ईसा पूर्व के बाद इस महान सभ्यता का पतन हो गया? इतनी मजबूत नींव अचानक कैसे हिल गई? देखिए, पतन किसी एक दिन में नहीं हुआ। साक्षी बताते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के बाद शहरों में गिरावट आने लगी। ये स्टैंडर्डाइज्ड बाट प्रणाली, ईंटों का रेशियो, सुदूर व्यापार, ये सब टूटने लगा। इसके कई कारण माने जाते हैं, जैसे भयंकर जलवायु परिवर्तन, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों विशेषकर सरस्वती का सूख जाना या अपना रास्ता बदल लेना, और बहुत ज्यादा बाढ़ आना। मतलब प्रकृति ने आखिरकार इस अर्बन सिस्टम को वापस गांव की तरफ धकेल दिया। बिल्कुल, शायद किसी एक कारण से पूरी सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि इन सभी नेचुरल डिजास्टर्स का मिला-जुला असर रहा होगा। इसके पतन के बाद भारत में एक बहुत लंबा समय लगा जब गंगा घाटी में नए शहरों का विकास हुआ। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जब इसकी खोज की जा रही थी तो हमारे जो भारतीय पुरातत्व के जनक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई थी। हाँ, कनिंघम की चूक इतिहास का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। जब एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा की एक मोहर लाकर दी ना, तो कनिंघम उसका सही समय नहीं पहचान पाए। पर ऐसा क्यों हुआ? वो तो इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें तो समझ आना चाहिए था। क्योंकि उनका सोचने का दायरा लिखित ग्रंथों जैसे वेद और बौद्ध ग्रंथों तक सीमित था। उन्हें लगता था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के शहरों यानी महाजनापद काल से ही होती है। अच्छा। उनके दिमाग में ये फ्रेमवर्क ही नहीं था कि भारत में 4500 साल पुरानी कोई सभ्यता भी हो सकती है। वो इस मोहर को गंगा घाटी के टाइमलाइन में फिट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह गलत था। ओह, अब समझ आया। फिर ये दुनिया के सामने कब आया? बाद में 1924 में जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने, तब उन्होंने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। और पूरी दुनिया हैरान रह गई। तो दोस्तों, ये था इस पूरे चैप्टर का एक एक पुर्जा खोलने वाला डीप डाइव एनालिसिस। अब हम आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका आपको इंतजार रहता है, हमारा एग्जाम एंगल। बिल्कुल। हमने जो इतनी गहराई से बातें की हैं ना, उनका निचोड़ इन 8-10 गोल्डन वन लाइनर्स में है। ये एग्जाम में सीधे सीधे छपते हैं। इन्हें दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। तो ध्यान से सुनिएगा। भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। जुते हुए खेत जिसमें हल रेखाएं समकोण पर कटती हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन में। कृषि के लिए जल संचयन यानी रेजर्वॉयर्स कहाँ थे? धोलावीरा में। नंबर 4, मोहरें यानी बीड्स बनाने का प्रमुख केंद्र था चन्हूदारो। तांबे के लिए प्रसिद्ध अभियान क्षेत्र खेतरी, जिसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति कहते हैं। मोहरें बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पत्थर था सेलखड़ी यानी स्टीयरटाइट। नंबर 7, विशाल स्नानागार जिसमें वाटरप्रूफिंग थी, वो था मोहेंजोदारो के दुर्ग पर। और नंबर 8, मेसोपोटामिया के लेखों में इस सभ्यता के लिए इस्तेमाल हुआ शब्द है मेलुहा, जिसका मतलब है नाविकों का देश। एकदम परफेक्ट। ये 8 फैक्ट्स तो आपके टिप्स पर होने ही चाहिए। और दोस्तों, एग्जाम के प्रेशर में आप ये फैक्ट्स भूल ना जाएं, इसके लिए अब मैं आपको देती हूं अपना 10 सेकंड का मेमोरी ट्रिक्स और मिमोनिक्स का फॉर्मूला। अरे वाह, बताइए। ट्रिक नंबर 1, चन्हूदारो मतलब क्राफ्ट की फैक्ट्री। C फॉर चन्हूदारो और C फॉर क्राफ्ट। इसे बस ऐसे ही याद रखिए। ट्रिक नंबर 2, शंख का किनारा मतलब नागेश्वर और बालाकोट। सोचिए, शंख कहाँ मिलता है? समुद्र के किनारे, और ये दोनों बस्तियां समुद्र तट पर ही थी। और ट्रिक नंबर 3, जल का धोला मतलब धोलावीरा।
जहां विशाल जलाशय मिले हैं वो धोलावीरा है। धोला यानी धुलना, और धुलने के लिए क्या चाहिए? जल। बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं। इन छोटे छोटे लॉजिक से ना एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देख के बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अब समय है प्रश्नों का राउंड का। दोस्तों, अब हम इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे। आप लोग इनके जवाब कमेंट में जरूर देना। तैयार हो जाइए। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 1, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का कालखंड क्या माना जाता है? ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। या ऑप्शन डी 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदारो, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी लोथल। प्रश्न 3, किस स्थान से आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहां हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्हुदारो, ऑप्शन सी कालीबंगन या ऑप्शन डी मोहनजोदारो। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाई जाती थीं? ऑप्शन ए चर्ट, ऑप्शन बी सेलखड़ी, ऑप्शन सी कार्नेलियन या ऑप्शन डी लाजवर्ध मणि। प्रश्न 5, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी हरियाणा। प्रश्न 6, कृषि के लिए जल संचयन हेतु जलाशयों के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदारो, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी कालीबंगन। प्रश्न 7, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिले हैं? ऑप्शन ए चोलिस्तान और बनावली, ऑप्शन बी मोहनजोदारो और हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल और धौलावीरा या ऑप्शन डी कालीबंगन और नागेश्वर। प्रश्न 8, हड़प्पाई बाटों के निचले मापदंड किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? ऑप्शन ए दशमलव प्रणाली, ऑप्शन बी द्विआधारी प्रणाली, ऑप्शन सी षष्टिक प्रणाली या ऑप्शन डी 20वीं प्रणाली। प्रश्न 9, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर पाया गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चन्हुदारो, ऑप्शन सी मोहनजोदारो या ऑप्शन डी हड़प्पा। और आखिरी प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी बस्ती जो लगभग 7 हेक्टेयर की थी लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी नागेश्वर, ऑप्शन सी बालाकोट या ऑप्शन डी चन्हुदारो। इन सभी के जवाब कमेंट्स में दीजिए। हाँ, और अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपसे बस एक आखिरी पॉइंट पर सोचने को कहूंगी। वापस जाइए उन ईंटों पर
जिन्होंने 4500 साल बाद रेलवे ट्रैक का वजन सह लिया था। जरा सोचिए, जो सभ्यता इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, जल प्रबंधन और इंटरनेशनल व्यापार में इतनी एडवांस्ड और सिस्टमैटिक थी, उसका पतन प्रकृति के आगे कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? बिल्कुल। ये हमें पर्यावरण, नदियों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के महत्व के बारे में आज क्या सिखाता है? हम सोचते हैं कि हमारे आज के मॉडर्न कंक्रीट के शहर हमेशा रहेंगे, लेकिन शायद मोहनजोदारो के लोग भी अपनी 4:2:1 की पक्की ईंटों के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते होंगे। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही गहरी बात कही आपने। उम्मीद है दोस्तों, आज का ये सेशन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर गया होगा। सारे क्वेश्चंस के जवाब कमेंट में लिख देना, हम बेस्ट और राइट आंसर्स को पिन करेंगे। तो बताइए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम कमेंट में लिख देना। यहाँ अक्सर वीडियो शाम 7 बजे अपलोड की जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ विभूति एकेडमी में। जय हिंद।